पिछले क्विज में जो पहले 2 क्वेश्चंस थे उसको लगभग 80% लोगों ने गलत किया है, 80% लोगों ने गलत किया है। और बाकी सब कुछ ठीक था, बाकी सब कुछ मुझे सही लगा, लेकिन जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन क्या था कि वेदास वर द फर्स्ट रिटन क्या है स्क्रिप्चर या ऐसा कुछ था ना, तो वेदा हमारा अर्लीस्ट स्क्रिप्चर है, but it was not written until and unless it was quite late in say about 1800 AD 1000 AD करके वेदा लिखा गया था ऑलमोस्ट 3000 और 4000 BC, ठीक है, ऑलमोस्ट बिफोर क्राइस्ट 4000 साल पहले वेदा लिखा गया था, परंतु लिखा नहीं गया था, आई मीन टू से उसका निर्माण हुआ था। और वो जब भी एक दूसरे को वेद पढ़ाते थे तो वो ओरली पढ़ाते थे। ओरली पढ़ाने से क्या होता था, गुरु जो है वो अपने शिष्य को ओरली ट्रांसमिट करता था कि वो पूरा का पूरा श्लोक याद किया जाता था। तो इसके ऊपर तो ऐसा भी हमने देखा कि बाद में, माइक्रोफोन ऑफ कीजिए प्लीज। आप देखेंगे कि बाद में ये आपके कोर्स में भी है, लर्निंग मटेरियल में भी है कि यूनेस्को ने 2013 में वेदा को ओरल हिस्ट्री बताते हुए ह्यूमैनिटीज के लिए एक बहुत ही बढ़िया वो डॉक्यूमेंट है, इसको करते हुए उसको एक मतलब खास रिकॉग्निशन दी थी। तो इसलिए वेदा जो है वो ओरली यानी मौखिक रूप में वो पढ़ाया या पढ़ा जाता था, इसीलिए किसने उसकी रचना की इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। कुछ श्लोकों के, वेदों के कुछ श्लोकों में जो रचयिता है या जो ऋषि थे उनका नाम है, पर सभी श्लोकों में नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको जो किसने रचना की है, इसकी रचना की है ब्रह्मा ने, मतलब ब्रह्मा ने ओरली इसे किसी को दिया, किसी ऋषि मुनि को दिया, और वो ऋषि मुनि जो है आगे उसको लेते चले गए, अपने शिष्यों के को ओरली ही सिखाया करते थे। इसीलिए वेद जो है वो हमारा पहला रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन स्क्रिप्चर नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था शायद महाभारत को लेके कुछ था। हाँ, महाभारत के ऊपर क्वेश्चन था कि महाभारत इज द अर्लीस्ट स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया ना। अर्ली स्क्रिप्चर तो वेद है, महाभारत नहीं है। और वेद के बाद रामायण, रामायण के बाद महाभारत, ठीक है। वेदों के बाद रामायण की सृष्टि की गई और रामायण के बाद महाभारत की सृष्टि की गई, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है हमारी, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के गलत हुए हैं कि बहुत कम लोगों ने इसको सही जवाब दिया है। वेद जो है उसकी पहली सृष्टि जो है वो मौखिक रूप से है, ओरल, और उसके बाद उसको लिखा गया। इसीलिए वेदों को पढ़ाने के लिए, वेदों की पठन पाठन के लिए, क्योंकि उस वक्त तक शायद लिपि की, एक्सक्यूज मी, लिपि उपलब्ध नहीं थे, तो लिपि का प्रचलन नहीं हुआ था तभी तक केवल ओरली ही चीजों को पढ़ाया और ट्रांसमिट किया जाता था। इसलिए ओरल शिक्षा हमारे देश में या किसी भी देश में, किसी भी सभ्यता में, किसी भी सिविलाइजेशन में ओरल स्क्रिप्चर्स वर द अर्लीस्ट वन। इसीलिए कहते हैं कुरान भी ओरल था, और उसका नाम क्या है, जिंदावेस्ता वगैरह, ये सभी कुछ ओरली ही प्राप्त हुआ था इंसान को। एक्चुअली जो लोग
तपस्या करते थे या अध्ययन करते थे या ध्यान करते थे, वो लोग अपनी ऑब्जर्वेशन का निचोड़ जो है वो किसी श्लोक में बांध लेते थे और फिर उसको अगले जनरेशन को या अपने शिष्यों को बताते थे। इस तरीके से ज्ञान जो है पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे पे ट्रांसमिट होता था। ये बहुत बात की बात है कि हमें लिखित स्क्रिप्चर मिलती है, इसलिए वेदों को बहुत बाद में लिखा गया और महाभारत जो है वो वेद और रामायण के बाद लिखा गया है। तो ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब आज हम लोग बात करेंगे, हमने पिछली बार म्यूजिक के OMU 001 में हमने बात की थी स्वर की और नाद की, ठीक है। इसमें किसी को कोई कुछ डाउट तो नहीं है? सबको सब क्लियर है ना? तो एक बात बताओ कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि पढ़ के आओ और पढ़ के मुझसे क्वेश्चन करो। आप लोग कुछ पढ़ के आए हो? नहीं, कुछ नहीं पढ़ के आए हो, किसी ने भी नहीं कहा कि पढ़ के आए हो, ठीक है। मैं आज जो पढ़ा रही हूँ वो है नाद और स्वर के बाद में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है सप्तक। सप्तक भी आप पढ़ चुके और अब पढ़ेंगे आप लोग ये क्या कहते हैं, थाट। और थाट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा वेट करें, मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक वो लेके आई थी ताकि मैं भी ना भूलूं और आपके पास में भी ये रहे। Google Meet present now, Chrome tab, video, क्या आपको दिख रहा है? अभी नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। शेयर, अब दिख रहा है? हाँ मैम। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि थाट और थाट की क्या अवधारणा है और कब से बनी। एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये सप्तक बन गया, सप्तक के बाद आपके पास में 7 शुद्ध स्वर तो प्राप्त हो ही गए, इसके अलावा काफी प्राचीन समय में यानी कि करीब अप टू 8th सेंचुरी AD हमारे पास 7 शुद्ध स्वरों के अलावा 2 कोमल स्वर या विकृत स्वर, दो विकृत स्वर थे, ठीक है। तो 2 विकृत स्वरों में क्या था? एक था साधारण गंधार और दूसरा था काकली निषाद। ये 2 नाम थे। अच्छा, इन दोनों नामों को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिर आपकी पार्ट ऑफ जो है सिलेबस नहीं है, लेकिन जानकारी के आधार पर क्यों मैं सबको आपको लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। तो अबाउट 8th सेंचुरी तक हमारे पास में 2 विकृत स्वर और थे और उसके बाद में हमारे पास में और भी 2 विकृत स्वर जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में किसी ने श्रुति के बारे में पूछा था, तो मैंने आपको बताया था कि 22 माइक्रोटोन्स भी यानी श्रुतियां भी भरत ने बताई थी। तो उन्हीं 22 श्रुतियों में से कुछ एक साउंड्स ऐसे थे जो प्रोमिनेंट थे और जिनको भरत ने ही कह दिया था कि ये दोनों, एक तो था वो गंधार की जो है वेरिएशन और दूसरा था निषाद का वेरिएशन।
कि ये दो जो स्वर हैं, इन स्वरों को समझ लेना चाहिए। तो उनके हिसाब से, क्योंकि गंधार और मध्यम के बीच में 4-4 श्रुतियों का गैप था, मतलब काफी काफी लंबा गैप था, तो उसमें उन्होंने गंधार को आगे करके एक स्वर बनाया था और निषाद को आगे बढ़ के एक स्वर बना लिया था। तो इस तरीके से अंतरगा अंतरगा और काकलिनी, मैंने पहले गलत बताया, अंतरगा और काकलिनी की ये दोनों जो थे उनको विकृत स्वर प्राप्त हुए। उसके बाद में अबाउट 8th सेंचुरी एडी में जब मतंग लिखते हैं अपनी किताब बृहदेसी, तब हमें पता चलता है कि हमारे पास में 4 विकृत स्वर हो गए थे। तो इस तरह से अब हमारे पास में 7 और 4 नहीं 3 और विकृत स्वर हो गए थे, मतलब 5 विकृत स्वर हमें प्राप्त हो गए थे। तो 7 और 5 12 स्वर हमें प्राप्त हो गए थे। अब ये 7 और 5 12 स्वरों को, उस स्वरों से हमारी रागें भी बनने लग गई, क्योंकि रागों में सप्तक एक एक जब सप्तक बना लिया जाता था 7-7 स्वरों का, और उसको फिर एक्सप्लोर किया जाता था कि किस तरीके से हम इसको गा बजा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना बना के। ऐसे करते करते जब रागों की संख्या काफी हो गई, तो तब मतंग बताते हैं कि उनके समय में काफी सारे राग हो गए थे, तो उन्होंने फिर रागों को क्लासिफाई किया कि उन्होंने क्लासिफाई किया, फिर आगे और लोगों ने भी क्लासिफाई किया कि किसी ने किसी बात को लेके, किसी ने किसी बात को लेके, जैसे कि किसी ने कहा कि ये जो क्या कहते हैं विकृत स्वरों के ऊपर एक अलग से वो बना दो, कैटेगरी बना दो, और उस हिसाब से रागों को वो कर। किसी ने कहा भाई 6 राग होते थे, मेन 6 राग प्राचीन, और उसी के जो है डेरिवेटिव समय मिले हैं, तो इसलिए 6 रागों की 36 रागिनियां हो गई थी। अब 36 रागिनियों के बाद में भी और भी डेरिवेटिव्स प्राप्त हुए एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से, तो सबने कहा कि अब ये है ठीक है, अब हमारे पास में 6 राग, 36 रागिनी, और उनके भी 36 करके पौत्र प्रपौत्र, इस तरीके से, मतलब पोते हो गए। तो इस तरीके की जो है एक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद में अब जब हम आते हैं कि 14-15 शताब्दी में, 14th-15th सेंचुरी में, तब हम पाते हैं उस समय के म्यूजिकोलॉजिस्ट किस तरीके से रागों की क्लासिफिकेशन करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है मेन स्केल जो है ये है, और इसे कहा जाएगा मेल, और इसकी कॉम्बिनेशन से इस प्रकार से राग बनते हैं, तो जो मेलोडीज बनेंगे इनके कॉम्बिनेशन से उसे राग कहा जाएगा। तो जिससे बनता था राग उसे कहा जाता था मेल, और बाकी जो बन गया उसको कहा जाता था राग। इस तरीके से कई तरह के नाम जो है अपने जो क्या कहते हैं कि हमारे जो शास्त्रकार बने, उन्होंने जो अपनी अपनी इच्छा अनुसार जैसा उनको जचा, जैसा उनको समझ में आया, उन्होंने उस तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की। अब होते करते धीरे धीरे हम आ गए 19th सेंचुरी में। जब हम 19th सेंचुरी में आए, तो तब हमने देखा कि तब भातखंडे जी हुए, जिन्होंने की इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को थ्योरी को फिर से सजाने की कोशिश की, क्योंकि अब तक जो भी थ्योरी की हमारी किताबें लिखी जा रही थी वो सब संस्कृत में लिखी जा रही थी। अब संस्कृत में कितने लोग समझ पाते थे, तब तक तो भाषा बहुत बदल चुकी थी, मतलब करीब 13वीं शताब्दी से तो हिंदवी आ गई थी अपर इंडिया में, और जो हमारी नीचे के 4 स्टेट्स हैं उसमें हमारी दक्षिणी जो भाषाएं वो प्रचलित हो गई थी। प्रांतों में भी डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं प्रचलित होने लग गई थी, जैसे आसाम, उड़ीसा, बंगाल, इधर की भाषा बिल्कुल अलग होने लग गई थी, और उधर महाराष्ट्र की भाषा अलग हो गई थी। तो इस तरीके से सबकी अपनी अपनी भाषा अलग होने लग गई थी। तो इसलिए
मतलब जो संस्कृत में लिखी जा रही थी किताबें, वो पढ़ेगा कौन? अब संस्कृत जो है केवल जो पंडित लोग होते थे वो ही पढ़ते थे। साधारण लोगों के पठन पाठन में से संस्कृत हटने लग गया, उनकी बोलचाल की भाषा से भी संस्कृत हटने लग गया। तो ऐसे में फिर भातखंडे जी ने कहा कि हमको एक ऐसी भाषा में दोबारा से हमारी शास्त्रों को लिखनी चाहिए, ताकि हमारे जो प्रैक्टिसिंग म्यूजिशियंस हैं वो समझ सकें कि शास्त्र में क्या लिखा है और शास्त्र है क्या, हम कहीं शास्त्रों से भटक तो नहीं रहे। तो इस तरीके से उन्होंने दोबारा से हमारी सारी पुरानी किताबों से, क्योंकि वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तो और वो फारसी के भी बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने सारी किताबों को पढ़ के और उस समय की प्रैक्टिसिंग जो म्यूजिशियंस उनको मिले, उन सभी से चर्चा वगैरह करके उन्होंने फिर किताब लिखना शुरू किया। और उन्होंने इस तरह से थाट राग पद्धति का एक जो है कॉन्सेप्ट हमें दिया। ये ऑलमोस्ट मिडिएवल इंडिया में जिस तरीके से राग की क्लासिफिकेशन की गई थी, मेल और रागों की, जन्य रागों की, वही वही उसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। आई एम अगेन टेलिंग यू दैट इतना जो मैंने कुछ कहा, ये सब कुछ आप अगर लिखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि उनका ये कॉन्सेप्ट क्या था। उन्होंने देखा कि सप्तक में 7 स्वर होते हैं और 7 स्वरों से हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन की वो मिलती है, मेलोडी मिलती है। तो इसी तरह से हम अगर एक एक सप्तक में हम सप्तक इस तरीके से तैयार करें कि 7 स्वर तो उसमें हो, परंतु उसमें एक एक करके स्वरों का रूप बदल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने 10 तरह के थाट बनाए, 10 थाट बनाए, और 10 थाटों के अंदर हमारी जो प्रचलित राग रागिनियां थी उनको कोशिश किया कि इन थाटों के अंदर हम रखें, ताकि हम रागों के नियमों को फॉलो कर सकें और उस तरह से हम लोग गा बजा सकें। अब मैं थोड़ा सा इसको चलाती हूँ, ठीक है। अब थाट क्या है, जो मैंने अभी बताया कि थाट जो है, एक थाट्स आर द सीक्वेंस ऑफ 7 स्वराज इन असेंडिंग ऑर्डर। थाट का क्या रूप होता है, वो है 7 स्वरों का क्रम से एक क्रम से ऊपर जाती हुई आरोहात्मक जो क्रम है उसे कहा जाता है थाट। इन थाटों को गाया नहीं जाता, ये गाने की प्रयोजन से बने ही नहीं, ये एक थियोरिटिकल बात को समझाने के लिए, सिद्धांत पक्ष को समझाने के लिए इसकी जो है अवधारणा की गई, इसको बनाया गया, और इसीलिए इसको गाया नहीं जाता। दे आर नॉट मेंट टू बी sung. Thats are the parent scale from which ragas take shape or ragas are generated. अब थाटों का प्रयोजन किस लिए पड़ा, क्योंकि जो हमारे प्रचलित राग थे उनको अनुशासित रूप से और हमारी जो शास्त्र के जो नियम है उन नियमों को के हिसाब से उन रागों को फॉलो किया जाए, इसी के चलते थाटों की जरूरत पड़ी। और उन 7 स्वरों की जो एक हमें स्केल मिली, उसी में से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेलोडीज को जेनरेट करते। जो उस समय प्रचलित था उसको तो हमने उसी थाट के अंतर्गत हमने रख दिया, लेकिन हम जो भी बड़ा म्यूजिशियन है, अगर वो इतना क्रिएटिव है कि वो एक नया राग जो है सृष्टि कर सके, तो उसके लिए भी आसान चीज हो गई कि किस तरह से एक राग बनेगी, आइडिया उनको मिल जाता था। अब थाट कितने हैं? 10 थाट हैं, और ये दिस कंसेप्ट ऑफ थाट राग क्लासिफिकेशन was brought by पंडित भातखंडे। ये मैंने अभी कहा, विष्णु नारायण भातखंडे जी का जो है ये कॉन्सेप्ट था। अब इस तरीके से हम आते हैं कि थाट किस तरह से जो है आया।
As the number of ragas increased, the musicologists tried to classify them, to manage, document and teach them in better way. अब जब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपके पास में, तो तब आप किसी तरीके से उसको, जैसे आपके पास में बहुत सारी समझ लीजिए कपड़े हैं, तो आप एक जरूर से अलमारी बनाएंगे और आप जरूर से चाहेंगे भाई मैं कुर्ते एक ताक में कंपार्टमेंट में रखूं, एक कंपार्टमेंट में साड़ी, एक कंपार्टमेंट में जो है पजामे, एक कंपार्टमेंट में मेरे जो है नाइट ड्रेसेस। इस तरह से आप एक पूरी कबोर्ड को कंपार्टमेंटलाइज करेंगे और उसमें आप चीजों को संभाल के रखेंगे, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े आप उस विशेष कंपार्टमेंट में हाथ डालेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। इस तरह से ही जब शिष्यों को जो है, मोस्टली तो संगीत जो है वो गुरुमुखी विद्या थी ना, हम आपको जिस तरीके से मैं ओरली पढ़ा रही हूँ, गाना भी उसी तरीके से सिखाया जाता था। रिकॉर्ड करने की पद्धति तो नहीं थी, आज से 200 साल पहले क्यों 100 साल पहले भी नहीं थी। तो उसको किस तरीके से लॉजिकली शिष्य को गुरु समझाए और कैसे राग के रूप को वो डिस्क्राइब करे, ताकि वो शास्त्रोक्त राग की जो रूप है उसी रूप को वो गाने के माध्यम से मूर्त कर सके। तो इसके लिए उन्होंने थाट पद्धति की अवधारणा की, ताकि इन रागों को अच्छे से मैनेज किया जा सके, इन चीजों को डॉक्यूमेंट किया जा सके। मैम आवाज ब्रेक हो रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा? हाँ बोलिए। हेलो मैम। मैम आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। ये तो मैं कुछ कर नहीं सकती बेटा, मैं तो वाईफाई के पास बैठी हूँ, बिल्कुल बगल में बैठी हूँ। हाँ मैम ठीक आ रही है आपकी आवाज मुझे तो। अच्छा मुझे भी ठीक है, फिर तो सचिन आपका प्रॉब्लम होगा, आप रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा तो हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से जो है रागों को क्लासिफाई किया गया। उसके बाद मैंने बताया ही है कि उन्होंने 10 थाटों की अवधारणा की, और इन धातुओं की अवधारणा कैसे की उन्होंने? कंबाइनिंग विकृत एंड शुद्ध स्वरस, विकृत और शुद्ध स्वरों के मिश्रण से उन्होंने एक एक थाट की अवधारणा की। अब वो 10 थाट क्या है? ये है वो 10 थाट। आप देखेंगे कि सबसे पहला जो थाट है उसका नाम है बिलावल। ये बिलावल शब्द जो है वो संस्कृत शब्द बेलावली से आया है, ये भी एक्स्ट्रा जानकारी है। बेलावली का मतलब होता है बेलों की अवली, बेलाओं की मतलब समय, समय की अवली माने होता है माला, तो समय की माला, तो समय की माला का पहला मन का जिसे कहते हैं वो बिलावल है। तो बिलावल जो है वो सुबह गाने वाला एक राग है, और पहला जो राग है इसमें सारे ही स्वर शुद्ध हैं, और ये बिलावल थाट से बना है, जिस थाट में सारे ही स्वर शुद्ध हैं। अब देखिए अगर सारे ही स्वर शुद्ध हैं तो इस थाट से, इस स्केल से आप कितने डेरिवेटिव्स निकाल सकोगे? आप तो कहोगे कि भाई इसमें तो सारे स्वर शुद्ध है, तो इसमें तो कुछ वो नहीं बन पा रहा है, कॉम्बिनेशंस नहीं बन पा रहा है, तो इसमें हम कैसे डिफरेंट राग को रख सकते हैं इसके अंडर में? पर रख सकते हैं, जैसे आपकी जो कोर्स है उसमें आप सीखेंगे बिहाग राग। बिहाग राग जो है वो बिलावल थाट से बना हुआ है। अब बिलावल थाट की जो है एक प्रचलन भी है, हर थाट का एक आश्रय राग होता है। आश्रय मानी मेन जो राग है, जो उस थाट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपिक्ट करता है, ऐसा है एक मेन राग होता है, जिसे टर्मिनोलॉजिकली कहा जाता है आश्रय राग। ठीक है, तो बिलावल का भी एक आश्रय राग है, और उस बिलावल के उस आश्रय राग में बिलावल का जो रूप बताया गया है, उसमें जो विशेष
कॉम्बिनेशंस बनती है, उन चीजों का उसमें समावेश है। अब जब हम इसके डेरिवेटिव्स बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि उस राग की और उस स्केल के अंदर से कुछ स्वरों को निकाल के और कुछ स्वरों को बिना शामिल किए हम लोग दो चार बनाएंगे ऐसे स्केल्स जो कि बाद में रागों का रूप ले सकते हैं। जैसे कि आप देखिए बिलावल में मैं बनाऊं सा रे गा, मा छोड़ दिया, पा धा, फिर उसके बाद नी छोड़ दिया, तो यानी हमारे पास में 5 स्वर हुए, सा रे गा पा धा। अब शुद्ध सा रे गा पा धा का एक हम राग बनाना चाहते हैं, लेकिन शुद्ध सा रे गा पा धा पे एक और राग भी है और बिलावल ठाट का एक राग भी है। ठीक है, बिलावल ठाट के राग का नाम है देशकार और एक दूसरे ठाट का नाम अभी तो मैं उस पे आई नहीं इसलिए मैं नाम नहीं बता रही हूँ, उसका नाम है भूपाली। अब देशकार और भूपाली दोनों में ही सारे गा पा धा ये स्वर लगते हैं। ये मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, आपको जरूरत नहीं है कि आप इसको एग्जामिनेशन की किताबों में लिखें, लेकिन समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बता रही हूँ आपको। तो जब हमने सारे गा पा धा ले लिया तो अब हम इसको फर्क कैसे करें, क्या फर्क होता है, तो कि जो वो भोपाली गाया जाएगा तो उसकी शक्ल बिल्कुल अलग बनेगी और जो देशकार बनेगा वो बिल्कुल अलग शक्ल का बनेगा। वो डिपेंड करता है आप किस स्वर पर एम्फसाइज कर रहे हैं, आप किन स्वरावलियों पर एम्फसाइज कर रहे हैं। किसी एक स्वर को एम्फसाइज करते हैं तो भी राग का रूप बदल जाता है, कुछ विशेष स्वरावलियों को जब हम एम्फसाइज करते हैं, उसको ज्यादा महत्व देते हैं गाते समय, तब भी राग का रूप बदल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए देशकार जो है, देशकार में खास करके धा, धैवत जो स्वर है उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, और उसके साथ में उसकी जो फ्रेज बनती है ग प ध प ध, इस तरीके से एक फ्रेज है जो कि बार बार घूम फिर के आता रहता है राग के अंदर, जो उस राग का एक खास मूड बनाता है, एक खास कैरेक्टर बनाता है। तो इस तरह से वो देशकार अलग हो जाता है भोपाली से। भोपाली में इस तरह से ग प ध प ध का फ्रेज नहीं लिया जाता और भोपाली का मेन जो स्वर है वो है गंधार, नॉट दैवत। तो आप अगर ये जो स्केल है, इस स्केल को दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे, माने सारे गामा और फिर आगे पाधा निसा, इस तरीके से दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो सारे गामा को कहा जाएगा पूर्वांग और पाधनिसा को कहा जाएगा उत्तरांग। जब कोई भी राग पूर्वांग में वादी हो गया तो उसका जो है, दैट मीन्स उसका मेन एम्फसाइजेशन जो है वो नीचे की तरफ ही रहेगा। और जब हम कोई चीज, कोई किसी राग के किसी स्वर को जो कि उत्तरांग में है उसको हम एम्फेसिस दे रहे हैं तो नेचुरली वो ऊपर ही ऊपर गाया जाएगा। तो ये आप बात समझ रहे होंगे कि जो देशकार जो राग है उसमें क्योंकि धा को एम्फसाइज किया जाता है, धा उसका वादी स्वर है, इसलिए वो ऊपर की तरफ ही ज्यादा गाया जाता है। और भोपाली जो है वो शांत किस्म का राग है, वो नीचे नीचे की तरफ ज्यादा गाया जाता है। ठीक है, मेडिटेटिव हो जाता है काफी हद तक। अब इस तरह से आप देखिए कि 7 स्वर शुद्ध होने के बावजूद भी हम उससे डिफरेंट डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, एक आध स्वरों को ओमिट करके, या कभी कभी एक आध विकृत स्वरों को नॉन इम्पॉर्टेंट स्वरों में गिन के। जैसे कि हम बिहाग जब गाते हैं, बिहाग के भी सारे स्वर शुद्ध हैं, लेकिन उसमें हम एक विवादी स्वर लेते हैं तीव्रमा। जो तीव्रमा जो आपके रेगुलर जो सप्तक है, उसका जो स्केल है, आरोह अवरोह है, उसके अंदर बिहाग में वो तीव्रमा जो है वो रेगुलर स्वर नहीं है, लेकिन विवादी स्वर है।
और केवल वो विवादी स्वर ऐसे होता है जैसे कि सोच लो कि एक बहुत सुंदर से मुख पर एक विशेष जगह पर एक तिल जो उस मुखड़े की सौंदर्य को और बढ़ा देता है, ठीक है। तो उसको अगर बार बार हम अगर सारे मुख पे ही तिल पड़ा हो तो वो जिस तरह से एक सुंदर व्यक्ति भी असुंदर हो जाता है, उस तरीके से अगर आप विहाग में बार बार तीव्र मान लगाओगे तो राग बिल्कुल बिगड़ जाती है। ऐसा नहीं होता है, उसका एक विशेष जगह होती है, उस जगह में हम उसको तीव्र मान को लगाते हैं और वो राग खिल के निखर के आता है। तो ये बिलावल ठाट का राग। इस तरीके से हम एक सातों स्वर शुद्ध वाले ठाट के अंदर से भी हम कई राग निकाल सकते हैं। अब आते हैं खमाज ठाट पे। खमाज ठाट पे आप देखिए कि केवल एक ही स्वर कोमल है, विकृत स्वर है इसमें, तो वो है कोमलनी। उसके बाद आते हैं भैरव, यानी देखिए आप जब उन्होंने ठाटों का वो दिया है, उन्होंने सबसे पहले दिया है जिसमें कोई भी विकृत स्वर नहीं है, उसके बाद उन्होंने दिया है जिसमें एक विकृत स्वर है, बाद में फिर मैं एक विकृत स्वर वाला एक राग और लेके आऊंगी। मैंने उसको इस ग्रुप में नहीं रखा है, उसका एक कारण है, वो मैं बाद में बताती हूँ। ये जो है राग भैरव, राग भैरव में आते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि दो विकृत स्वर है, रे और धा। आप विकृत स्वर की जो कोमल स्वर है वो मैंने पहले ही दिन बताया था कि वो कैसे डिनोट किया जाता है, स्वर के नीचे एक अंडरलाइन लगा के। तो आप देखेंगे कि ये जो रे है, धा है, नी है, इसके नीचे हमने अंडरलाइन लगाया है, तो इसलिए ये कोमल स्वर है, ये पता चल पा रहा है। इसी तरह से काफी ठाट में भी गा और नी कोमल है। अब आते हैं तीन विकृत स्वर वाले ठाटों पे, जिसमें है आसावरी। आसावरी में गा कोमल है, धा कोमल है और नी कोमल है। और उसके बाद उन्होंने बताया चार विकृत स्वर वाले राग, वो है भैरवी राग, जिसमें कि रे, गा, धा, नी ये सभी स्वर कोमल हैं। अब आप देखिए इसमें कहीं पर भी मध्यम विकृत नहीं हुआ अभी तक। अगला जो सेट ऑफ राग है उसमें हम देखेंगे कि मध्यम जो है वो विकृत है। ये देखिए इसमें मध्यम विकृत है। ओहो, ये मध्यम जो है वो विकृत है। ये रुकता क्यों नहीं है? ये जो बाकी के चार राग हुए इनमें सभी में मध्यम विकृत है, यानी कि तीव्र मध्यम का प्रयोग हो रहा है। और उसके बाद में पहला उसमें जो राग है वो है कल्याण, जिसमें कि माँ तीव्र है। मैंने पहले बताया था ना आपको कि भूपाली एक दूसरे ठाट का राग है, वो है कल्याण ठाट। कल्याण ठाट क्यों है उसमें देखिए सबसे पहले तो रेगा लगता है, माँ लगता ही नहीं है, और पा ध लगता है, फिर नी लगता ही नहीं है, तो फिर तीव्र माँ है ही नहीं, तो उसको कल्याण ठाट में रखने का तुक क्या हुआ? उसका कारण ये है कि उसमें जो कुछ खास स्वरावलियां हैं। पहला शर्त तो राग का ये बनता है कि वो ठाट के स्वरों को ले। दूसरा शर्त ये बनता है कि आश्रय राग के जो स्वरावलियां हैं, जो उस ठाट को उजागर करती है, उन स्वरावलियों को ले, उन फ्रेजेस को ले। तो भोपाली में इस प्रकार से जो फ्रेजेस लिए जाते हैं वो अधिकतर कल्याण ठाट के फ्रेजेस हैं, और कल्याण ठाट की ही उसमें आभास, हम गाएंगे तो कल्याण ठाट का ही आभास आता है, इसीलिए उसको हमने वो या भातखंडी जी ने भोपाली ठाट में
के अंतर्गत रखा है उसे। अगला जो राग है वो है मारवा। इसमें केवल रे कोमल है, बाकी सभी स्वर शुद्ध और माँ तीव्र है। उसके बाद अगला जो राग है वो है पूर्वी, और पूर्वी में जो है वो रे और धा कोमल है और माँ तीव्र है। और अंत में हम आते हैं तोड़ी, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड राग या थाट है, जिसमें कि रे गा धा 3 स्वर कोमल है और माँ तीव्र है। तो जिससे कि ये जो है थाट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें सा से रे की दूरी बहुत कम है, रे से गा की दूरी बहुत कम है, उसके बाद कोमल गा से तीव्र माँ की दूरी बहुत ज्यादा है। इसको साधना पड़ता है बहुत ज्यादा, इसीलिए इस सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रागों में माना जाता है। और उसके बाद फिर पा से कोमल धा बहुत पास है, और धा कोमल धा से फिर नी फिर एक बहुत दूरी है इन दोनों स्वरों में। इसलिए ये जो गा से तीव्र माँ और कोमल धा से शुद्ध नी का जो दूरी है, इसको समझने के लिए काफी मैच्योरिटी चाहिए, इसीलिए इस थाट को बिल्कुल लास्ट में रखा गया है। ठीक है। यस मैम। अब आते हैं आश्रय राग। हम बार बार कह रहे हैं ना कि आश्रय राग में क्या चीज है, आश्रय राग क्या चीज है, और इसमें थाट की जो विशेष बातें हैं वो आश्रय राग में आती है। तो उसकी डेफिनेशन इस तरीके से होगी। कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा ही दिया कि आश्रय राग क्या है। डेफिनेशन ये होगा कि आश्रय राग आर दोज which acquire the same sequence of note of its parent scale or थाट। आपके कोर्स में यमन एक आश्रय राग है और भैरव एक आश्रय राग है। इसके अलावा क्या है, खमाज। खमाज भी एक आश्रय राग है, जिसमें जो स्वर है वो उसके थाट में जो स्वर है, उसका पेरेंट स्केल में जो स्वर लगे हुए हैं, वो के वही स्वर इसमें राग में भी लगते हैं। ये बताई दिया है इन योर कोर्स। राग भैरव, राग यमन एंड, अच्छा खमाज छूट गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये सब राग यमन, ये भैरव और कल्याण थाट के आश्रय राग हैं। तो ये आज का मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है इसमें। तो ये 10 थाट के बारे में मैंने आपको बताया। आपको कहीं कुछ पूछना है इसमें? सो गए क्या सारे के सारे? मैम राग यमन में आपने बताया कि तीव्र मन नहीं है, फिर भी वो नहीं, राग यमन तो तीव्र माँ है, भूपाली में नहीं है। ओके ओके ठीक है। हाँ, भूपाली में नहीं। जो मैंने आपको पहले बताया था ना, देशकार और भूपाली एक ही जैसे लगते हैं पर फिर भी अलग है। ओके ठीक है जी। और किसी को कुछ पूछना है? कमलेश कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम समझ में आ गया, जो बताएं सारा समझ में आ गया। ओके, थैंक यू। तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। प्रोफेसर भगीरथ जो है, ये प्रोफेसर साहब आपकी मेरी बातचीत नहीं हुई है बिल्कुल भी। आप जरा अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हेलो प्रोफेसर भगीरथ। प्रोफेसर भगीरथ। मैम सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। जी। जी मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉमर्स में, और अभी म्यूजिक के बारे में बेसिक नॉलेज देता हूँ। हाँ जी। अच्छा। बाकी ऐसे कहीं सीखा नहीं है, तो सर्टिफिकेशन कोर्स में एडमिशन लिए तो इंटरेस्ट है, थोड़ा पोइट्री कर लेता हूँ, अपना थोड़ा खुद का ईडीएम भी कर लेता हूँ मैडम।
अच्छा तो और ज़्यादा कुछ नहीं जानकारी इसके बारे में। जी, आप कहाँ पर पोस्टेड हैं? जी मैम, फरीदाबाद नेहरू कॉलेज। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात जी है। तो बताते रहिएगा, आपकी जो है फीडबैक्स भी मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, ठीक है? जी जी, ओके मैम। जी, मैम एग्ज़ाम के बारे में कंफर्म करना था मुझे कि क्योंकि मेरा एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम परीक्षा जो है, ड्यूटी। जी हाँ, एग्ज़ाम जो है वो जी। दिसंबर में होगा। अक्सर जो अच्छा जी। अक्सर एग्ज़ाम हमारी लास्ट वीक में ही होती है। अच्छा जी। और अक्सर हमको सैटरडे संडे में ही एग्जाम देने जाना पड़ता है। नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि बीच में भी पड़ जाता है, लेकिन मोस्टली लास्ट वीक ऑफ दिसंबर होता है हमारा एग्जाम। और ओके मैम। इसके अलावा आपको वो मिल जाएगा, समय रहते आपको डेट शीट मिल जाएगी। जी जी मैम। अगर अगर इस बार कोई चेंज हुआ, जैसे कि कोविड के लिए चेंजेस इस बार तो हुई कि जुलाई के एग्जाम्स अभी हुए हैं, तो कोविड की वजह से अगर एग्जाम पोस्टपोन जी होता मैम। है तो इग्नू की वेबसाइट में जी रेगुलर आप थोड़ा देखते रहिएगा, उसमें एग्जामिनेशन की सारी डेट्स आ जाती हैं। मैम जिस पोर्टल पे आपने हमें लिंक किया है कि सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी या फिर जनरल पेज हमें शो करना पड़ेगा मैम? वैसे तो वहां से भी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ हम कई बार बाद में डालते हैं, जी एग्जामिनेशन डेट हमारा पहले ही आ जाता है यहाँ पे, ठीक है? और जी हम जी मैम। व्हाट्सएप से भी बता देते हैं कि कब हमारा एग्जामिनेशन होगा। एंड मैम प्रैक्टिकल्स। जी प्रैक्टिकल हमको मैम प्रैक्टिकल्स का कैसे? जी प्रैक्टिकल हमको इसी तरीके से गूगल मीट के जरिए देना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे, लेकिन गूगल मीट से ही होगा एग्जाम। जी जी, ओके जी ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। जी, थैंक यू मैम। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक और मॉड्यूल आपको लोगों को पढ़ा देती हूँ। देखिए, OMU में ही हमने अभी ब्लॉक 2 का पढ़ा ना। ब्लॉक 1 में एक छूट गया था, और वो क्या छूटा था कि इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके बारे में। तो खैर यहाँ पर जो कंट्रीब्यूटर्स के बारे में जी, कोई कुछ कह रहा है? मैम कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलर्स छूटा था। हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं आपकी, इसके मुताबिक किताब के मुताबिक वो एंशियंट जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, जिन्होंने फाउंडेशन ले किया हमारे हिंदुस्तानी, या बोलना चाहिए कि हिंदुस्तानी एज वेल एज कर्नाटिक म्यूजिक का फाउंडेशन जिन्होंने ले किया, उनमें से एक है भरत और दूसरे हैं मतंग। भरत के बारे में क्या बोली कि वो मैंने उस दिन श्रुति की व्याख्या करते हुए भी बताया था आपको कि भारत के बारे में ये कहा जाता है कि जब हम पढ़ाई किया करते थे तब कहा जाता था कि भरत जो है वो दूसरी शताब्दी में पैदा हुए, हाँ, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में, यानी कि 200 AD में, BC में पैदा हुए, और उनका मेरे ख्याल से मतलब 200 BC से 200 AD तक किसी समय में वो पैदा हुए। लेकिन आजकल काफी सारे खोज के बाद में, रिसर्च के बाद में, ऑलमोस्ट 30 इयर्स बाद आजकल हम सुनते हैं कि भारत का समय 200 AD से 600 AD के बीच में कहीं हुआ होगा। और फिर उसके बाद उनकी जो ये नाट्य शास्त्र है, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो काफी एक अच्छी मोटी डॉक्यूमेंटेशन है, जो उस समय की नाटक और उस समय की जो संगीत और ये अपना नृत्य, इस सबको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, इसकी ग्रामर को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। और जब हम शुरू से पढ़ते हैं इसको तो हम देखते हैं कि इसकी जो भाषा है एकदम शुरुआत में, और इसकी जो भाषा है एकदम जहाँ पर पुस्तक खत्म होने में आती है, वहां तक आते आते
ये इसकी भाषा काफी बदल जाती है। तो भाषा का तो इवोल्यूशन होता है। 100-200 साल तक अगर कोई ग्रंथ लिखा जाए तो उसमें शुरू की भाषा के साथ में और कॉन्टेम्पररी जो भाषा जिस वक्त वो किताब खत्म कर रहे हैं उस समय की जो भाषा है वो काफी बदल गए होंगे। तो इसको देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि ये किताब करीब 200 साल 300 साल तक लिखी जाती रही होगी और इसको एक भरत ने नहीं बल्कि भरत के शिष्यों ने या भरत के वंशजों ने, दोनों में से कोई एक, मतलब या तो भरत के बच्चे वो भी भरत कहलाते होंगे या भरत के शिष्य जो कि भरत कहलाते होंगे, उन लोगों ने इसको कंटिन्यू रखा और अंत तक इसको रूप दिया। अब जो भी है हम भरत कहते हैं और भरत हम मेरे हिसाब से अभी भी एक ही व्यक्ति है क्योंकि कुछ भी प्रमाणिक चीज नहीं है। आप लोग पढ़ेंगे तो शायद आपको और भी कोई नई बातें दिखाई दे, सुनाई दे, समझ में आए तो आप बात कर सकते हैं। ये एक ड्रामेटर्जी के ऊपर विशेष करके एक डॉक्यूमेंटेशन है और उस समय में कैसे ड्रामा खेला जाता था, उस ड्रामा में क्या क्या कंपोनेंट्स हुआ करते थे। आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो ऑलमोस्ट एक आंखों के सामने एक सिनेमा सा ही जैसे खेला जाता था। इस वक्त सिनेमा शूट करके कैमरा के द्वारा और बाद में एडिटिंग करके हमारे आंखों के सामने आती है और उस समय में ये जो है ऑलमोस्ट हमारे जो आंखों के सामने जो ड्रामा हुआ करता था उसमें सभी कुछ होता था। बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता था और संगीत भी होता था और नृत्य भी होता था और बीच बीच में प्ले का पोर्शन भी होता था। तो ये ऑलमोस्ट हमारे जो आज के जमाने में हम जब सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में भी ये सारे तत्व होते हैं, ओनली कि उसे हम पर्दे में देखते हैं, उसकी फोटो पहले खींच ली जाती है और बाद में हम उसे देखते हैं। यहाँ पर ये खेला जाता है। तो इसके बारे में हमें ज्यादा पता चलता है जो इनकी कमेंट्री लिखी है आचार्य अभिनव गुप्त ने, उनके कमेंट्री से हमें भरत की नाट्य शास्त्र के संबंध में ज्यादा अच्छे से पता चलती है। कमेंट्री यानी कि एक टीका ग्रंथ, जैसे हम कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसको समझ के कोई एक उसके साथ में की किताब लिख देता है ना, तो उस तरीके से उन्होंने एक की लिखी है जो नाट्य शास्त्र को अच्छे से समझ सके, क्योंकि आज की भाषा में नाट्य शास्त्र की भाषा में बहुत फर्क है और अभिनव गुप्त उसके बीच के एक पीरियड में रहे हैं जिससे हमें काफी कुछ समझ में आ जाता है उन्होंने कहा क्या है। नाट्य शास्त्र को हम एक मैनुअल समझ सकते हैं। इसमें 36 चैप्टर्स हैं और ऑलमोस्ट 6000 वर्सेस यानी कि श्लोक हैं। इसमें पूरे नाट्य शास्त्र के अंदर मैंने कहा 36 चैप्टर है, तो इसमें जो 28वीं चैप्टर से लेके जो 33वां चैप्टर है, ये करीब 5 चैप्टर्स हुए या 6 चैप्टर्स हुए जिसमें कि संगीत के बारे में बताया गया है, जिसमें उस समय के पहले उन्होंने तो वैसे लिखना चाहा था कि ड्रामा में किस तरीके से संगीत का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर कोई संगीत का ग्रामर नहीं जानता तो वो किस तरीके से ड्रामा में उसको इस्तेमाल करेगा। तो समझ लो कि उनको कोई संगीत वालों को नहीं पढ़ा रहे थे, बल्कि जो ड्रामा करेंगे उनको समझाने के लिए उन्होंने संगीत को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए उसको समझाने के लिए उन्होंने संगीत का पूरा ग्रामर उस वक्त लिखा, उसी में लिखा और एक एक चीज को उन्होंने, एक एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने उस समय जो प्रचलित था उन सभी कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और उसके वजह से हमारा केवल इस किताब के वजह से हमारी जो म्यूजिकोलॉजी का जो एक बहुत बड़ा वो है सब्जेक्ट है, उसको एक प्रॉपर नींव मिलता है, एक फाउंडेशन मिलता है ड्यू टू नाट्य शास्त्र। ठीक है,
अब नाट्य शास्त्र में बताते हैं, मतलब ये मतलब मेन बात है, ज्यादा तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर वही बात है कि कोर्स में शामिल नहीं है और मैं ज्यादा पढ़ा दे रही हूँ, तो ये मेन बात है। और नाट्य शास्त्र से ही हमें पता चलता है कि उस समय में 7 शुद्ध स्वर के अलावा 2 विकृत स्वर की भी प्राप्ति हो चुकी थी, और उस समय में 3 मेन स्केल्स हुआ करते थे जिसे षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम कहा जाता था। और उसी उन्होंने ही जो है वीणा को एक एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करके हमें माइक्रोटोन्स यानी कि श्रुतियों की जो है अवधारणा हमको समझाई थी कि एक श्रुति की दूरी कितनी होनी चाहिए, एक श्रुति से दूसरी श्रुति की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि एक स्वर से दूसरे स्वर की दूरी जब हम श्रुति से नापते हैं तो वो कितनी एक्चुअली होती है। इसके बाद उन्होंने बताया कि एक राग में कौन कौन से मुख्य स्वर होते हैं और उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि वादी स्वर यानी बदनाद वादी जो सबसे ज्यादा बोलता है उसे वादी स्वर कहा जाता है। उसके बाद उसके साथ जो बात करता है उसे संवादी। संवाद का मतलब ही ये है कि जो किसी के साथ बात करता है। वादी शब्द का अर्थ ही है जो सबसे ज्यादा बोलता है, जो बोलता है, जो बोलने की पक्ष को सामने रखता है। संवादी जो उसके साथ संवाद करता है, वादी के साथ जो संवाद करता है। कोई तो बात करता होगा ना, वादी मेन हो जाता है तो वो किसके साथ बात करता है, संवादी के साथ बात करता है। तो एक राग में वादी स्वर प्रमुख हुआ तो उसका जो सहकारी हुआ, उसका जो सहचर हुआ वो हुआ उसका संवादी स्वर। उसके बाद हुआ अनुवादी, यानी जो बाकी जो स्वर हुए वो वादी और संवादी के अनुयायी हुए, फॉलोअर्स हुए। ठीक है, तो उसी से फिर राग की बॉडी बनती है। मतलब एक परिवार है, समझ लो परिवार का एक मुखिया है, मुखिया की एक साथी है, और उसके बाद मुखिया के अलावा परिवार के जो सदस्य हैं वो सारे उसी परिवार के सदस्य हैं जो मुखिया की बातों को और मुखिया की सहचर या दोस्त या सहकारी की बात को मानता हूँ। और एक होता है विवादी स्वर। विवादी स्वर यानी वो वादी की तरह ही उसमें पोटेंशियलिटी है कि वो मुख्य स्वर बन जाए, परंतु अगर वो मुख्य स्वर बन गया तो राग का जो शक्ल है, राग की जो मूड है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। इसलिए अब जैसे परिवार में दो जनों का एक ईगो क्लैश होता है तू बड़ा कि मैं बड़ा, इस प्रकार से वादी स्वर के साथ विवादी स्वर का एक क्लैश होता है। वादी स्वर बड़ा है कि विवादी स्वर बड़ा है, तो तब वो विवादी स्वर को अपनी जगह में रखने के लिए, उसको कंट्रोल पे रखने के लिए उसकी एक खास जगह बनती है कि इसी फ्रेज में तुम लगोगे, इसके बाहर नहीं लगोगे। अगर इसके बाहर तुम गए तो मेरा पूरा परिवार ही बेकार हो जाएगा। तुम इन्हीं दायरों में रहोगे, इन दायरों से बाहर तुम गए तो मेरा परिवार गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से राग में विवादी स्वर ऐसा ही एक काम करता है। वो वैसे उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना स्ट्रॉन्ग वादी है, और वो लेकिन वो अगर कम पर्याय में लगे तो वो उस परिवार की सौंदर्य बढ़ाता है, उसके अंदर विविधता पैदा करती है। और लेकिन अगर वो ज्यादा हो जाए तो वो कुरूप हो जाता है, वो राग कुरूप हो जाता है, या उसका परिवार जो है वो बिगड़ जाता है, ऐसा समझ लो। जैसा मैंने अभी बताया था कि एक सुंदर मुख पे एक तिल ही अच्छा लगता है। अगर सुंदर मुख पूरा ही तिल से भर जाए तो फिर वो सुंदरता उसकी बचती ही नहीं है, पूरे तिलों से पूरा मुंह भर जाता है, नैन नक्श पर ध्यान ही नहीं जाता। तो यही बात है कि अधिक प्रयोग विवादी जो है, विवादी स्वर का जो है हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से 4 किस्म के स्वरों की एक राग में उनकी भूमिकाएं क्या होती है, इसको उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, और वो आज तक चली आ रही है।
वो कॉन्सेप्ट आज तक चली आ रही है। आज भी हम जो भी राग मैं आपको सिखाऊंगी इसके बाद में, उसमें वादी होगा, संवादी होगा, अनुवादी होगा और विवादी भी होगा। कुछ स्वरों में विवादी होगा, कुछ में नहीं होगा। और विवादी स्वर जो है वो वादी संवादी की तरह अनिवार्य नहीं है, कॉम्पल्सरी नहीं है। वो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। फिर एक परिवार का मैं वो दूंगी, उदाहरण दूंगी कि एक परिवार में ऐसा हो भी सकता है कि किसी एक परिवार में कोई जो है वो मुखिया को चैलेंज देता हो, लेकिन हर परिवार में तो ऐसा नहीं होता। हर परिवार में मोस्टली परिवारों में मुखिया की बात को मानी जाती है। तो यही बात इसमें भी है। और एक स्वर है वर्जित, यानी कि जब हम उस मेन स्केल से कुछ स्वरों को लेके एक राग बनाते हैं तो उसमें हम कभी कभी एक आध स्वर को छोड़ देते हैं, तो उसे वर्जित स्वर कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रूपाली में रे गा है पर मा वर्जित है, उसके बाद आगे नी वर्जित है। तो 5 स्वरों का राग है तो 2 स्वर इसमें वर्जित है। इस प्रकार से भी स्वर का वो बताएं। तो इसके बाद में उन्होंने जो मेन कॉन्सेप्ट दिया, ये तो हो गया। उन्होंने कई ऐसी बातें उन्होंने डिस्कस की है अपनी किताब में जो एक सॉलिड फाउंडेशन देता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, हमारी संगीत को, हमारी संगीत के प्रति समझ को, और हम उसी चीज को लेके आज तक परंपरागत रूप में चलते आ रहे हैं। हमें वो मानना अच्छा लगता है, इसीलिए हम भरत को बार बार वापस जाते हैं देखने, क्योंकि वो जो परंपरा वो दे के गए हैं, उन्होंने जो सिस्टम हमारे लिए बना के गए हैं, डिस्क्राइब करके गए हैं, उन सब चीजों को मानते हुए हमारा संगीत एक विचित्र सिस्टम है पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में, जहां पर हमारे संगीत को एक अलग दर्जा मिला हुआ है। हर कोई इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को एक बहुत ही श्रद्धापूर्ण दृष्टि से देखता है। और आजकल तो जब से इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, काफी जो वेस्टर्नर्स हैं या साउथ एशियन लोग के लोग हैं, वो सब हमारे संगीत को सीखना चाहते हैं। विदेशों के लोग वो सीखना चाहते, कई लोग हैं जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सीखना चाहते हैं, क्योंकि उसकी सुंदरता जो है वो बनी हुई है आज तक, और हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो इसलिए हमारी सुंदरता अभी भी उतनी ही कायम है। इसमें क्रिएटिविटी भी है, लेकिन इसमें बंदिशें भी है। अगर हम बंदिश को फॉलो नहीं करते हैं तो हम कहीं भटक जाते हैं। हम बंदिश को फॉलो करते हुए अपनी क्रिएटिविटी को अगर काम में लाते हैं तो वो एक अनोखी आनंद की चीज को पैदा करता है, जिसके पूरा विश्व जो है कायल है, अभी भी कायल है। तो अब जो उन्होंने जो अगली कॉन्सेप्ट जो दी है वो है रस की कॉन्सेप्ट। अंग्रेजी में कई लोग इसको रसा कहते हैं, लेकिन रसा तो नहीं है, रस। तो भरत ने अपनी किताब में नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया था, पर अब हम 9 रसों का जो है बात करते हैं। और ये 9वां रस जो है वो अभिनव गुप्त ने, जब भरत की ये जो उन्होंने टीका बनाई है अभिनव भारती, उसमें उन्होंने 9वां रस का जो संयोजन किया है वो है शांत रस। वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, स्थिति देता है, शांति देती है। और संगीत का जो एक जैसे कहना चाहिए कि प्रयोजन है कि मानसिक सुकून दे, तो सुकून तो शांति से ही आती है, इसलिए शांत रस भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रस है। तो उन्होंने 8 रसों की वर्णन की थी, और उन्होंने कहा था जो भी हम क्रिएटिव काम करते हैं उसके अंदर से अगर कोई रस ही पैदा नहीं होता तो उस क्रिएटिव काम को हम आर्टिस्टिक काम नहीं कर सकते। जैसे कि यूटिलिटेरियन एक क्रिएटिव काम कह सकते हैं। जैसे कि हमने एक घर बनाया, वो इंजीनियरिंग का काम है, उसमें यूटिलिटी है। अगर हमने बहुत सुंदर तरीके से घर बनाया तब उसे हम कहते हैं आर्किटेक्चर, और वो उससे एक रस पैदा होती है, सौंदर्य के का रस जो है वो पैदा होता है। तो इस प्रकार से
संगीत हो, नृत्य हो, थिएटर हो, इन सभी में, नाटक हो, इन सभी में हम जब तक रस पैदा नहीं कर पाते हैं तब तक हम इसे एक कला नहीं मानते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई किसी चीज को बहुत सुंदर तरीके से पेश कर रहा है गाते हुए, परंतु अपनी क्रिएटिविटी उसमें नहीं निकाल पा रहा है, तो उस क्षेत्र में हम उसे केवल एक अच्छा कलाकार ही बोल सकते हैं, लेकिन उसे हम ये एक क्रिएटर की उपाधि एक वो नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते। तो ये बात है। तो आज हमने भरत को कर लिया है कवर, और थोड़ा सा इसमें मतंग के बारे में बताया हुआ है। मतंग के बारे में विशेष तरह से जो बात है वो ये है कि भरत के बाद में हमें जो बहुत इम्पोर्टेंट किताब मिलती है, जिसमें किताबें तो हर बार और कोई मतलब उस समय में क्या होता था, क्योंकि पोथी में लिखी जाती थी, ताड़ के पत्रों में लिखी जाती थी, तो कई बार नकल करना पड़ता था, वरना वो किताब जो है वो नष्ट हो जाता था, क्योंकि वो तो वृक्षों के पत्तों पे लिखा जाता था मोस्टली, तो इसलिए उसको बार बार नकल किया जाता था। तो ये सारी चीजें इसलिए मतलब भरत के बाद में कई बार पुस्तकें लिखी गई और मोस्टली सब लोगों ने अपना नाम लगा के भरत को ही दोबारा से लिख डाला। पर मतंग की जो बृहद देसी है वो एक दोबारा से एक बहुत ही नई सी चीज वो लेके आए। उन्होंने सबसे पहले तो अपना जो अपनी प्रेडिसेसर जो है भरत को, उनको तो उन्होंने डिस्क्राइब किया ही, उनकी चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्या किया। उसके बाद में उन्होंने अपने समय में अपने पूरे समाज में क्लासिकल म्यूजिक के अलावा, उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक को क्या कहा जाता था, मार्गी संगीत। मार्गी संगीत यानी गाइडेड म्यूजिक, जिसके लिए आपको गाइडेंस आपके गुरु देगा और आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए उसे मार्गी संगीत कहा जाता है। पर मार्गी संगीत के अलावा भी संगीत काफी थे सेक्युलर जगत में, और क्योंकि संगीत तो मन का उद्गार है ना, कोई भी संगीत पैदा कर सकता है, कोई भी संगीत का जन्म दे सकता है। तो उस समय में जो उनकी सेक्युलर समाज में जिस तरीके का संगीत प्रचलन में था, उन सभी तरीके के संगीत को उन्होंने जॉट डाउन किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, जिससे हमें पता चलता है कि 8वीं शताब्दी में हमारी जो हमारा जो समाज था वो मोटे तौर पे किस प्रकार के संगीत उपलब्ध थे। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि भरत ने इतना सब कुछ लिखा पर उन्होंने कभी भी राग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इससे पता चलता है कि उस समय जो गीत गाए जाते थे या जो म्यूजिक या जो मेलोडी गाई जाती थी उसको राग की संज्ञा नहीं दी गई थी। तभी तक राग की संज्ञा सबसे पहले हमें 8वीं शताब्दी में आके मतंग की किताब में प्राप्त होती है, जिसमें मतंग सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से राग की व्याख्या करती है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं वो भी। ये मेन है जो बृहद देसी, उनका जो पुस्तक है उसका नाम है बृहद देसी, यानी कि बृहद यानी कि बहुत बड़ा, और देसी माने उस समय देशी जो शब्द है मतलब पठन पाठन से अलावा जो दूसरा सेक्युलर समाज है जहाँ पर बाकी सब चीजें चल रही है, मानव जीवन डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल मानव जीवन है, वहां पर किस तरीके के संगीत को प्रैक्टिस किया जाता था, उन सब चीजों को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया और उसमें से उन्होंने फिर धुनों को निकाल के राग बनाए हैं और उन रागों को भी उन्होंने अपने तरीके से समझाए हैं कि ये देशी राग है, ये मार्गी राग है, ये प्राचीन प्रचलित राग है, ये हाल की बनाई हुई राग है। इस तरीके से उन्होंने काफी चीजों को समझा है। तो पहली दफा मतंग की बृहद देसी में हमें राग शब्द का इस्तेमाल दिखता है। ठीक है, ये दो चीजें आपकी इसमें है इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्कॉलर्स के उसमें, तो इसको आप देख लेंगे। और मेरे ख्याल से आज की क्लास में पढ़ाने के विषय में यहाँ पर हम खत्म कर सकते हैं।
बाकी आप लोगों ने आप लोग देखेंगे कि जो सेकेंड OVA 2 है, OVA 2 में भी म्यूजिक के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है, उसको भी अच्छे से पढ़िएगा। मैंने तो सरसरी तरीके से पढ़ा दिया और मैंने आपको बताया भी है कि अब आप मुझे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 4 क्लासेस ले ली है। इसके बाद आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन करना है। मैं अगली काउंसलिंग क्लास में आऊंगी तो आप लोगों से क्वेश्चंस की मैं उम्मीद करती हूँ आगे तक। इसके बाद जितना भी मतलब OMU 001 की जो तीसरा किताब है वो रागों को लेके है। उसके बारे में मैंने प्रैक्टिकल की जो SLMs और रिकॉर्डिंग्स डाली है उसमें मैंने रागों को अच्छे से इंट्रोड्यूस भी किया है और उसके रूप को अलग से हिंदी में भी लिख दिया है ताकि जो हिंदी में जानना चाह रहे थे उनको एक वो मिल जाए। तो आप पोर्टल में जाएंगे और ओवी नहीं है, OMUL 005 उसमें आएंगे। 005, 006, 007 क्या है, नहीं मैं गलत बोल रही हूँ शायद, एक सेकेंड मैं देख के बात करती हूँ। OMUL 00234 और 4 के नीचे मैंने बताया था आपको उस दिन कि एक आपको वो मिलेगा, एरो मिलेगा, उस एरो को क्लिक करेंगे तो आपको OMUL की जो चीजें हैं वो समझ में दिखाई देगी। इस एरो को क्लिक करेंगे तो आपको OMUL को क्लिक करेंगे तो आपको राग यमन दिखाई देगा और उसके बगल में जो एरो लगा हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो बाकी सारी चीजें दिखाई देंगी। अब आप मुझे जो है अपने आप ये सारी चीजों को देखेंगे और मुझे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है? मैं उसी की उम्मीद करती हूँ और आप लोगों को मैं धीरे धीरे अपना प्रैक्टिकल की सारी चीजें, वहां तो सारी चीजें पोस्टेड है लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि जब मैं पोस्ट करती हूँ तभी आप उसको देखते हैं, तो उसको करते रहिए और मुझे आप जो है गूगल ड्राइव में अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजते रहिए ताकि मैं आप लोगों को ठीक करती रहूं। कहीं पे कोई गलती हो तो उन चीजों को मैं ठीक करवाती रहूं आप लोगों से, ठीक है? हाँ कमलेश कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैम, वो आपने पूछा ठीक है तो मैं ओके बोलने वाला था, बस वही बोल रहा। अच्छा ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है आप? मैडम रसा जो है ये जो रस नव रस उसको कैसे म्यूजिक में अप्लाई किया जाता है? क्या इमोशंस की फॉर्म के वक्त उसको लाया जाता है बाहर या? अच्छा मैं आपको किस नाम से पुकारूं? आपका नाम आ रहा है श्री लक्ष्मी। शर्मिला ही, वो श्री लक्ष्मी घर में वाला नाम है। ओके तो शर्मिला जब आप बात करते हो ना माइक्रोफोन पे हाथ मत लगाना तो फिर वो डिस्टॉर्शन हो जाता है। ठीक है मैम। देखिए नौ रस कभी भी संगीत में तो नहीं आ सकता, संगीत में विभत्स रस नहीं आ सकता, संगीत में रौद्र रस भी नहीं आ सकता, ठीक है? कुछ एक रस ही है जो संगीत के माध्यम से हम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो बात है उसमें हम शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस और भक्ति रस को उन्होंने तो नहीं कहा, ये भी हमारी आज की जो जनरेशन है भक्ति काव्यों के बाद ही भक्ति रस को हम रस के रूप में मानते हैं। तो इन सब चीजों को हम संगीत के माध्यम से पैदा कर सकते हैं, परंतु हम विभत्स, रौद्र और और क्या क्या रस है वो सारी चीजें तो हम इसमें नहीं कर सकते। रस का जो कॉन्सेप्ट है वो भरत ने नाटक के संदर्भ में दिया था, नाटक के संदर्भ में उन्होंने इस किताब को लिखा है, नाटक के संदर्भ में ही रस पैदा करने की बात बोली है। लेकिन फिर भी रस का जो कॉन्सेप्ट है वो संगीत में भी आता ही है।
हम जो जो शब्दों को हम गाते हैं, उस शब्द की अंतर्निहित जो भाव है, उस भाव को अगर हम डेपिक्ट ना कर पाए अपने संगीत के जरिए, उनको निकाल नहीं पाए, तो ये माना जाएगा कि हमने रस पैदा नहीं किया। पर हम कभी भी कोई विभत्स चीजों को संगीत में नहीं लाते। कोई क्या बोलूं, रौद्र शब्दों को हम इस्तेमाल नहीं करते। फिर भी रौद्र को हम गमकों के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं। जैसे हम शिवाष्टकम गाते हैं, तो शिवाष्टकम में हम काफी हद तक संगीत में शिव का रौद्र रूप को क्रिएट कर पाते हैं, लेकिन विभत्स तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते। हास्य भी नहीं कर पाते। हास्य रस भी तभी हम कर पाएंगे जब उनको शब्द मिले। देखिए विभत क्या नाम है वो, रौद्र रस फिर भी अगर शब्द ना हो तो भी गमकों के जरिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन हास्य रस हम पैदा नहीं कर सकते बिल्कुल संगीत के जरिए, जब तक हमारे पास में हास्य की कोई वो ना हो, क्या कहते हैं, कविता ना हो। अच्छा, और कुछ? मैम जी अरविंद जी बोलिए। नेक्स्ट काउंसलिंग क्लास से पहले आपने कौन सा मॉड्यूल पढ़ने के लिए बोला था, एक बार रिपीट कर दीजिए। आपकी बात समझ नहीं आई, फिर से बोलिए। नेक्स्ट काउंसलिंग क्लास से पहले आपने कहा था कि कोई मॉड्यूल पढ़ करके आना, तो नहीं, मैंने अब मैंने तीनों को ही कवर कर लिया है, इसलिए आप अपने हिसाब से जो भी आप पढ़ के आएंगे, आप उसके क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको ज्यादा अच्छे से समझना होगा, आप व्हाट्सएप में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं काउंसलिंग क्लास में उस क्वेश्चन को ले सकती हूँ। ओके मैम, ओके। हाँ, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल बात है, छोटी मोटी बात है वो तो और बात है, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल बात आपको नहीं समझ में आई है, आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप में पिछले दिन कम से कम बता दीजिए, तो मैं रेडी रहूंगी। ठीक है, अब आप लोग क्विज को कंप्लीट कीजिए, और आपके पास में अब ऑलमोस्ट 15 दिन बाकी है। हाँ संगीता जी। मैडम, मेरे इग्नू के साइट में लॉगिन नहीं हो रहा है, वहाँ शायद मैंने पासवर्ड भूल गया था, तो मैंने चेंज करने के लिए दिया, तो वो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। आपका कोई दूसरा वर्किंग ईमेल है? हाँ, जिसमें मेरा वो लिंक आता है, इस क्लास का जो लिंक आता है वो तो है ईमेल एड्रेस। तो वही तो दिया हुआ है पोर्टल में भी। पोर्टल में अगर आपको मैं जो भी कुछ कर रही हूँ उसका मतलब, जैसे कि ये गूगल मीट का आपको पास आया था? हाँ, मुझे ईमेल में लिंक आया था पिछले सैटरडे, इस सैटरडे तो यहाँ व्हाट्सएप पे आया। हाँ, आज तो इसे अभी आया है, तो खैर, लेकिन आपको अगर वो मिल रहा है तो इसका मतलब आपका ईमेल आईडी तो काम कर रहा है, तो हाँ। आप अपना ईमेल आईडी मेरा लॉगिन है, मैं कुछ ही देख नहीं पा रहा हूँ, न कि वो असाइनमेंट्स, न कि वो क्विज, कुछ भी नहीं देख पा रहा।
हाँ मैम बोलिए। हाँ, एक्चुअली क्या है, मेरा कंप्यूटर अचानक ही बंद हो गया काम करते करते, तो मैंने फिर फोन से लॉगिन किया। हाँ, आपका जो, इसका मतलब आपका मेल तो काम कर रहा है, पर आप वहाँ तो कोई लॉगिन आईडी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप उस पोर्टल से जुड़े हुए हैं, आपके पोर्टल में मैंने आपका ईमेल आईडी डाल दिया है, तो कोई भी उसकी लॉगिन की जरूरत पड़ती नहीं है। शुभम, पड़ती है क्या आपको? मैम एक बार वेरीफाई हो जाने के बाद नहीं पड़ती है। हाँ, मुझे तो यही करना पड़ता है के अंदर, तो वो अपने आप अपने ईमेल से, जब भी आप खोलें, आप अपने ईमेल के पहले अपना ईमेल खोलिए और उसके बाद वहां से आप जाइए पोर्टल पे। ओके, मैं आज ट्राई करूंगी, अगर नहीं हुआ तो आपको ग्रुप में मैं मैसेज करूंगी। हाँ, ग्रुप में मैसेज कीजिए, शुभम से बात कर लीजिए, या कोई भी हाँ और भी होगा जो समझा सके आपको कि लॉगिन कैसा प्रोसेस। मैडम, मैंने पिछले साल के मेरा असाइनमेंट्स वो सबमिट कर दिया था। मैंने पिछले साल वो एडमिशन ली थी, पिछले साल मैंने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दिया था, लेकिन टर्म में एग्जाम मैंने अभी तक नहीं दिया। इस दिसंबर में मैं दूंगी टर्म एंड एग्जामिनेशन। संगीता, आपका ना असाइनमेंट मिला है, आपके पास कुछ है? क्या मैम? उसका कॉपी आपने असाइनमेंट की कॉपी अपने पास रखी है? मैंने वो लखनऊ के रीजनल सेंटर में भेज दी थी। वो तो हमारे को कुछ नहीं भेजते हैं वो लोग। इसके बारे तो मुझे कुछ नहीं पता चला। मैंने तो लखनऊ मेरा रीजनल सेंटर थी, तो मैं ओके। आप मेरी बात सुन लीजिए एक बार। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आपके पास में पुराना कॉपी पड़ा हुआ है तो आप उसको स्कैन करके मेल कर दीजिए, और अगर आपके पास नहीं पड़ा हुआ है तो नया वाला कर लो। वो ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए कि डिफिकल्ट नहीं है। ओके, मैं देख लेती हूँ एक बार, अगर होगा तो मैं भेज दूंगी, नहीं तो मैं फिर से लिख के मैं भेज दूंगी। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ हाँ। ओके, मैम आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। ओके, मैं क्लास खत्म करूं क्या? हाँ मैम। ठीक है मैम। ओके, मैं क्लास खत्म करती हूँ। ओके, बाय। थैंक यू मैम, बाय। हाँ, आप लोग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। निखिल, यस मैम। आपको कुछ कहना है आज की क्लास के बारे में? एनी फीडबैक? ना, आज का क्लास अच्छा था। तो जो राग थे मैं उसको कनेक्ट कर पाता है। जैसे हमारे में मोड्स होते हैं, हालांकि मोड्स हमारे 7 होते हैं, तो थर्ड से मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे क्या होता है, उसकी मतलब टेक्निकलिटी समझने की कोशिश कर रहा था। तो हाँ, फुल सेशन था आज का, अच्छा था। थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय। बाय।